बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरे सऊदी अरेबिया है, उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले लोकल सतह पे बात करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो फ्लाई करना चाह रहे थे लंदन के लिए, अदालत से फैसला लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी 2 महीने के लिए पाकिस्तान छोड़ने की, और ख्याल ये था कि वो ईद अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मनाएंगे। लेकिन आज सुबह 4 बजे जब वो लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करने की कोशिश कर रहे थे तो FIA इमिग्रेशन वालों ने उनको रोका और कहा जी कि आपका नाम अभी तक हमारे सिस्टम में अपग्रेड नहीं हुआ कि आप फ्लाई कर सकते हैं। वो मनाजर आपको दिखाते हैं जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, अता तारड़ साहब उनके साथ थे। ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस द FIA स्टाफ कि जी आप इनको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है। देखिए ये ऑर्डर है लाहौर जिसमें वन टाइम मुझे परमिशन मिली, कहाँ निकल रहे हैं सर? वो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो नहीं है। दैट इज योर प्रॉब्लम। If in blacklist will not stop the petitioner for one-time visit to the UK from 8/5 to 3 September for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. सर उसमें सेकंड ये है कि जब ये ऑर्डर ये नहीं कि ये को पहली दफ़ा पहले भी ऐसे होता है। फिर कुछ ऑफलोड के हवाले से भी बहस हुई। वहाँ पे मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही थी कि ऑफलोड आप कैसे कर सकते हैं, अभी तो उन्होंने बोर्ड ही नहीं किया, और उसके बाद फिर वो कह रही थी कि रिटन में दें आपके, ये ट्रैवल नहीं कर सकते। ये भी दिखाते हैं आपको। जो ऑफलोड परफॉर्मा देंगे ना वो रिटर्न ही है। नहीं ऑफलोड नहीं है, अपलोडिंग हुआ तो अपलोड कैसे करेंगे? नहीं इमिग्रेशन होगी तो आपको दें, आप रिटर्न देंगे, आपको ट्रैवल ये बता रहा हूँ जो ऑफलोड परफॉर्मा है हमारा वो रिटर्न ही है। परफॉर्मा आपका लिखा है, आज इमिग्रेशन का हम आपको दिखाएंगे, वो दिखाएंगे लेकर आए ना मेरे पास लेकर आए। और फिर इवेंचुअली जब ट्रैवल नहीं करने दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ को, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक गमो गुस्सा नजर आया। अता तारड़ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, मजीद और भी रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जिन्होंने FIA के दफ्तर का भी रुख किया, वहां पर भी गए। मरियम औरंगजेब ने उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुने। जब रात को हम एयरपोर्ट पहुंचे, वहां शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ। लेकिन मसला यहाँ सिस्टम का नहीं है, क्योंकि अदारों को और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो सिस्टम जिसने अपडेट करनी है जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। और अभी की ताज़ा इतलात मेरे पास ये आ रही हैं कि क्योंकि अता तारड़, मरियम औरंगजेब और दीगर चंद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के FIA के दफ्तर गए थे इस मामले को क्लियर कराने के लिए कि क्यों नहीं फ्लाई करने दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ को, तो FIA की तरफ से पर्चे की FIR दर्ज करने की एक दरख्वास्त दी गई है CCPO लाहौर को, और उस दरख्वास्त में अता तारड़ को भी नामजद किया गया और मरियम औरंगजेब को भी नामजद किया गया है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, दोबारा ये रिफ्ट बढ़ी है, इस हद तक बढ़ी है। लेट्स हेयर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अता तारड़ हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरियार अफरीदी साहब, आपको बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ होंगे। तारड़ साहब, क्या हुआ है? आपने वहां पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मियां साहब को फ्लाई करने दें, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, क्या कहा FIA वालों ने? देखिए, एक होती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। मियां शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला लाहौर हाई कोर्ट ने जी। नैब हुकाम गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये नाम नहीं डल सकता एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। वो मामला क्लियर हो गया। फिर एक ब्लैक लिस्ट होती है, और ब्लैक लिस्ट के बाद एक PNIL होती है, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट। जो दहशतगर्द होते हैं या ऐसे अफराद होते हैं जो मुल्क में दंगा फसाद करा के, किलिंग्स करवा के जो फ्ली करना चाह रहे होते हैं, और जिनके लिए इतना वक्त नहीं होता कि आप उनका नाम प्रोसीजर्स पूरे करके ECL में डालें या ब्लैक लिस्ट में डालें, तो उनको PNIL में डाला जाता है, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट के नाम से। तो कल जब FIA हुकाम से हमने कहा कि हाई कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर है, और बैरिस्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर लॉ 2 खवातीन कोर्ट में मौजूद थी जिनको ये ऑर्डर दिया गया, जिनको सुनाया गया। हाँ जी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर क्या इख्तियार नहीं है ना, वो तो DG FIA जब तक ऑर्डर नहीं करेगा डिप्टी डायरेक्टर। मेरे कहने का मकसद क्या है कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट थे ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन, उनके साथ 2 FIA की अफसरान की हाजिरी उस ऑर्डर के ऊपर लगी हुई है कि ये मौजूद थी। FIA का ये कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, ये मुनासिब
मुनासिब नहीं है, बट इसके ताने बाने में समझ आ गए हैं। हुआ ये है, आज मियाँ शहबाज शरीफ के हक में वो जो फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का जिसने बेल ग्रांट की थी, सरफराज डोगर साहब की उन्होंने ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए आज तफसीली फैसला जारी कर दिया है, करप्शन को रूल आउट कर दिया है, टीटीज को रूल आउट कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग को रूल आउट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी 27 सफ़ों का आज फुल बेंच ने तफसीली फैसला जारी रूल आउट कर दिया। जी उन्होंने जमानत के फैसले में कैसे रूल आउट? देखिए है तो ट्रायल में फैसला होगा ना, तो टेंटेटिव असेसमेंट ना, मगर उन्होंने कहा कि नैब किसी कोई भी एविडेंस देने में तहकीक की गुंजाइश है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है आपसे। फवाद चौधरी का ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल DGFIA का शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DGFIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। और शहजाद अकबर साहब ये कह चुके हैं जी ईद के आखिरी दिन ये गए हैं अदालत में, उसी दिन इन्हें रिलीफ मिलता है, आगे छुट्टियां थी, हम अपील भी नहीं कर सके। एंड यू वर सपोज्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू DGFIA अगर आप चाहते थे कि अपग्रेड कर लें वो अपना। देखिए एक तो ब्लैक लिस्ट में नाम है ही नहीं है, वो PNIL में डाला हुआ है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 FIA के पास हम आज जब गए तो FIA ने कहा जी हमारा डोमेन नहीं है, ये DGFIA भी नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। देखिए जब आपकी मेलाफाइड कहा FIA, जी बिल्कुल, किसने कहा FIA का एक अफसर वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का मौजूद था जब मैं आज गया हूँ। देखिए बात ये है, जब आपने ये तय कर लिया ना कि आपने कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानना, कभी आप एक बहाना करेंगे कभी दूसरा करेंगे, नहीं माना तो नहीं मानना। तो आप लोग क्या करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि ये तरगीब दे रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर आपको पसंद ना आए पूरे पाकिस्तान में, आप उसको वायलेट कर दें, क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट क्या कर ले? तो क्या कंटेम्प्ट करेंगे? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग मेरा ख्याल है हमें इनिशिएट करनी चाहिए ईद की छुट्टियों के बाद। ईद की छुट्टियों के बाद आपके खिलाफ FIR की दरखास्त जी उन्होंने दी है, और वो इतनी मजे का खेज है, क्रिमिनल ट्रेसपास। उन्होंने कहा पुलिस वालों को धक्के दे के अंदर गए, मास्क नहीं पहना हुआ था, साथ उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अंदर जाके जो है वो हुल्लड़बाजी की, फुटेज मौजूद है। गेट पे कोई पुलिस वाला नहीं था, वी एंटर्ड पीसफुली, बड़ी इज्जत तकरीम के साथ हमें बिठाया गया, हम बड़ी इज्जत तकरीम के साथ पेश आए। तो मैंने भी कहा है, ट्वीट किया है कि अगर ये इसमें से एक भी बात सच साबित कर दे FIA तो मैं पब्लिकली माजरत करूंगा, और अगर ये झूठ साबित कर दूं मैं एक एक चीज फुटेज के साथ, वीडियो फुटेज के साथ। कितनी देर रहे आप वहां पे? हम तकरीबन घंटा एक रहे, और उसके बाद बार प्रेस टॉक की। तो क्या वाजिद जैसा मुस्ताफी होंगे अगर मैं झूठ साबित कर दूं? और कोई हुल्लड़बाजी वहां पर नहीं? हम बड़े इत्मीनान, कोई धक्कम पेल नहीं, धक्कम पेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मास्क भी आपने पहना हुआ? मास्क भी पहना हुआ। तो ये इतना बड़ा झूठ का फलंदा है कि मैं हैरान हूं कि ये तहरीक इंसाफ की कोई शाख है, उसका कोई पॉलिटिकल विंग है, या ये FIA है। नो वंडर ये इतनी लूली लंगड़ी तहकीकात करते हैं। ये तो एक बिल्कुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आके मामला चला रहे हैं। इतना ज्यादा झूठ है कि मैं अगर फुटेज आपको चलवा के दिखा दूं, आपको साबित हो जाएगा कि एक एक लफ्ज झूठ पे मबनी है। ये किस तरह का है? तो अभी मुझे दीजिए, अभी हम चलवाते हैं। प्रोड्यूसर साहब ये फुटेज अतातार साहब देते हैं, इसको शो में चलवाइए। गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। शहरियार अफरीदी साहब ये बताइएगा कि ये PMLN वाले तो कह रहे हैं कि आपने सरासर वायलेट कर दिया अदालत के ऑर्डर को, और अब हम कंटेम्प्ट में तौहीन अदालत में जाएंगे। और दूसरी तनकीद ये हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिस्ट में हो, ब्लैक लिस्ट में आई थिंक था, तो वो 1.5 घंटे में क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ का नाम निकलवाना है तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहले DGFIA को दरख्वास्त दें, फिर ये कह रहे हैं कि FIA वाले कहते हैं हमारी डोमेन नहीं है, दाखिला की डोमेन है, और वो 1, 1.5, 2 दिन में भी नहीं हो पाता। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, हैरानगी और परेशानी का आलम यह है कि FIA ने इनके साथ क्या किया, पर्चा कटा नहीं कटा, शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी या नहीं दी, इसकी तो इतनी फ़िक्र है कि लग रहा है चेहरों से और बॉडी लैंग्वेज से कि हम ये भी करेंगे, कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। जो मुल्क का पैसा लूटा है, जो मुल्क के साथ हुआ है, जो आम आदमी को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, जेल तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा काम है सिर्फ जलील और रुस्वा होना, और हुक्मरान और इक्तदार में रहने वाले ये अनटचेबल्स हैं, इनको हर किस्म की छूट हासिल है। तो एक तो पहले इस चीज़ की, जब हम सियासतदान वोट मांगते हैं तो आम लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम ओहदे और रुतबों में डूबते हैं और होने का यकीन दुनिया और इक्तदार से जब होता है तो फिर हमें वो तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हमने माजी में वादे किए थे। अब सवाल ये है कि अदालतों का एहतराम
हम सब पर फर्ज है और मनोअन वही फैसले माने जाएंगे। सवाल ये है जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो ज़रूरियात हैं उस लीगल प्रोसीजर्स की, आप खुद एक बैरिस्टर हैं, मुझे बताएं कि जुल्फी बुखारी साहब की ये बात कर रहे हैं, आई वॉज देन इंटीरियर मिनिस्टर, इनका नाम किससे डाला था? वो अदालतों में गए, हाई कोर्ट में गए, ऑल आउट गए, लीगल प्रोसेस के थ्रू सारा कुछ क्लियर हुआ। आज अगर इनकी बात है PNIL में, अगर इन बकौल इनके, तो अगर पर्सन नॉट इन लिस्ट में अगर इनका नाम है, साहब एयरपोर्ट पर गए थे और वहां पहुंचकर उन्हें पता लगा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है या वॉच लिस्ट में है, और वहीं पर होते हुए फिर उनका नाम क्लियर हो गया था जुल्फी बुखारी साहब का, एंड ही वाज एबल टू फ्लाई। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है अफरीदी साहब? देखिए बैरिस्टर साहब, आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकलिटीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जुल्फी बुखारी गए थे या नहीं थे, उन्होंने अदालत से, हाई कोर्ट से रुजू किया और एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से उनका नाम निकला, और उनका नाम इन्होंने ये शुरुआत जो की थी, ये जो विक्टिमाइजेशन था और फिर ये एहतसाब बनाना, एक दूसरे को रस्वा करना, इट्स नॉट दैट टेक्निकल। शहरियार साहब, इट इज नॉट दैट टेक्निकल। 1.5 घंटे में तो हाई कोर्ट नहीं चले गए थे ना, ही वाज देयर एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर होते हुए नाम निकल गया साहब। ये तो खैर मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है ना। बैरिस्टर साहब, क्या उन्होंने कौम का पैसा लूटा था? क्या इतने ये इन्होंने जो, एक मिनट और सब छोड़ दें, शहबाज शरीफ तो गारंटर थे नवाज शरीफ के, जो कि कह के गए थे कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं। वो इलाज और वो तमाम तरीके, वो कौम से झूठ, वो कौम से धोखा, और अब वो उनका ना आना, इन सब चीजों को हाउ वुड दे जस्टिफाई दैट? और मैं तारड़ साहब से यही कहूंगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, मेरी लीडरशिप बाद में है, पहले पाकिस्तान है। सिर्फ सवाल ये है कि अगर लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुए तो ईद के बाद लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे। कौन सी ऐसी क़यामत आई है कि कल ही हर हाल में जाना था? अगर इनको प्राइम मिनिस्टर ने रोका होता, हुकूमत का कोई साहब के साथ ईद नहीं गुजार सकेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये जब ये वोट को इज्जत दो, पाकिस्तानियों को इज्जत दो, वोट जिनसे मांगते हैं, अवाम की तो फिक्र नहीं है, तो ये ईद के बाद भी तो मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि लीगल प्रोसेस को सामने रख के हम कोशिश करें कि ऐसे तमाम लोग जो इक्तिदार में मजे लेके या इक्तिदार में है, वो हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बने। मुझे जरा, अच्छा ठीक है, अच्छा चलें, ये इसका जवाब तो तारड़ साहब देंगे अपनी टर्न पे। सलीम बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहरियार अफरीदी साहब ने कहा जी कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम अगर 1.5 घंटे में निकल गया था तो क्या उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा था? यहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब वो मैंडेट लेकर आए हैं एंटी करप्शन का, तो आप किस तरह से सारी सिचुएशन को एनालाइज करें? बहुत शुक्रिया आपका वैसे साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। असल में अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो इशू ये नहीं है कि उन्होंने कितनी करप्शन की थी और कितने चार्जेस उनके ऊपर हैं। असल सवाल ये है कि जब अदालत ने ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकालने के अहकामात जारी कर दिए और वहाँ 2 FIA की ऑफिसर्स जो हैं वो तशरीफ़ रखती थी, उसके बाद ये जो है, ये जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए एक इस्तिलाह है विच हंट की। अगर तो आपने किसी की खुशनुदी की खातिर या किसी को यानी इत्मीनान दिलाने की खातिर ऐसे वो तमाम इकदाम करने हैं, वो चाहे वायलेशन हो कोर्ट के ऑर्डर्स की या जो भी हो, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रोसीजर की बात है तो जिस तरीके से उनकी ज़मानत हुई है, अगर आप लुक बैक करें ज़रा उसकी तरफ कि 2 जजेस में पहले फैसला हो गया कि ज़मानत देनी है, फिर एक जज ने 72 घंटे के बाद कहा मैंने तो इख्तिलाफी नोट लिखना था, फिर 3 जजेस के पैनल ने उनको दोबारा ज़मानत ग्रांट कर दी। तो ये मेरा मशवरा है, ये मैं सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ, वो ये है कि अदालतों के साथ इस वक्त जो एक तासुर बन रहा है कि PTI की हुकूमत जो है और PTI की लीडरशिप जो है वो यानी अदालतों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। मैं तजलील वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए काजी फायज़ ईसा के केस में जुडिशल काउंसिल जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अदालती फोरम है, उसके फैसले के बाद जिस तरह की कैंपेन हमने देखी, सोशल मीडिया में हो या साबका बहुत सारे, मैं उहदों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उसकी तरफ से, ये PTI के लिए कोई बहुत आसन या कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ऐसे गलत काम कर रहे थे या कर रहे होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर है, तो बारी तो PTI की भी आनी है।
पीटीआई को भी हिसाब जरूर देना पड़ेगा हर इस इकदाम का जो वायलेशन है लॉज की। मैं अभी भी दरख्वास्त करूंगा अफरीदी साहब से भी कि वो अपनी लीडरशिप से कहें कि ऐसे मामले जहां पर अदालत कैटेगोरिकली कोई फैसला कर दे उसका एहतराम करना चाहिए। जो इनकी बात है कि जी इन्होंने करप्शन की थी, मुल्क का पैसा लूटा, एक केस मुझे ये जल्दी से बता दें जो साबित हुआ हो कोर्ट में, जो नैब ने इन लोगों के खिलाफ किया हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये मेरा काम ही नहीं है कहना, ये अदालतों का काम है, लेकिन अभी तक मुझे एक केस ऐसा बता दें जहां फैसला हुआ हो कि शहबाज शरीफ ने फलां जगह करप्शन की है। ये इनकी ख्वाहिशात पर और इनके नारों के ऊपर अदालतें ना फैसले करेंगी, ना होने चाहिए, और ना इसको बुनियाद बना के किसी को जाने से रोकने वगैरह का। तो सलीम बुखारी साहब, आपको ये लगता है कि आप ये दो सिस्टम जितने मर्जी केसेस बनाएं, जितना मर्जी उनका हिसाब लें, कोई नहीं रोक सकता आपको हिसाब से, लेकिन ये ना करें जो आप आजकल कर रहे हैं। घंटे में ब्लैकलिस्ट में से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ऑपोजिशन में है तो उनका नाम नहीं निकल पाता अदालत के फैसले के बावजूद। यू थिंक कि दो सिस्टम्स हैं? सलीम बुखारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में उनको आवाज नहीं जा रही है। जैल साहब की तरफ जाते हैं। जैल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। आपने मुझसे पूछा? जी, मैंने आपसे पूछा था सलीम बुखारी साहब। मैं अब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ जी, बिकॉज जैल साहब से पहले उनको ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में। जी जैल साहब। जी बैरिस्टर साहब, देखिए हमारे मुल्क की तारीख और हमारे मुल्क की सियासी रवायत बिल्कुल ऐसी है जैसा आज हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अदालतों का कितना एहतराम हुआ है और जजेस का कितना एहतराम हुआ है माजी की हुकूमतों में, चाहे उनको कैंगरू कोर्ट्स कहा गया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया हो, चाहे जस्टिस को टेलीफोन पर पनिशमेंट की डिक्टेशन दी गई हो कि इस सजा का या इस मुकदमे का ये फैसला सुनाए, या चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ के सड़क पर घसीटा गया हो। हमारे मुल्क में तो हुक्मरानों ने अदालतों के साथ ऐसा ही किया है और मुल्जिमान ने अदालतों के कवर में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी किए हैं। हमारे मुल्क में वन टाइम परमिशन लेकर हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर गया था, भेजने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, प्रेसिडेंट साहब भी थे, वन टाइम परमिशन था, लेकिन आज तक अदालतें बैठी मुतालबे कर रही हैं कि आप वापस तशरीफ ले आएं और वो नहीं आते। जो जमानत करा के जाएं 2 माह के लिए या 4 के लिए, वो आते नहीं। जो एब्सकॉन्डर्स हैं, इसी खानदान के चंद अफराद, वो एब्सकॉन्ड करके बाहर बैठे हुए हैं और अदालतें बेबस नजर आती हैं। तो हमारे मुल्क में अदालतों की बेबसी एब्सकॉन्डर्स की सूरत में हो या इन्फ्लुएंशियल और बड़े ताकतवर मुल्जिमान के ट्रायल का हो या अपनी इज्जत बचाने का हो, हमारी तारीख तो कोई इतनी ताबनाक किसी सूरत में भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के पास भी लीगल दरवाजे खुले हैं, वो अदालतों में फिर भी रुजू कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है तो उसके लिए भी अदालत का दरवाजा खुला है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर हुकूमत समझती है शॉर्टकट करके मुल्जिम भागना चाहता है और वो किसी और जुर्म में उन्हें रोकना चाहते हैं या वो मतलूब हैं, तो उनके लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। मेरे ख्याल में किसी के साथ कोई ऐसा अछूता, अकलौता, निराला सलूक नहीं हो रहा जो माजी में नहीं होता रहा। ये हमने देखा है। और अदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं, अदालतों से कितना, हुकूमत के एक सवाल है मेरा, कितना आजाद होकर फैसला कर सकते हैं, ये भी हमने मॉडल टाउन में भी देखा। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। देयर इज अनदर क्वेश्चन आई वांट टू रेज हियर। जैल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारीख भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसमें आज भी 2 सिस्टम्स चल रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन जैल साहब, अभी भी पाकिस्तान बरतानिया की रेड लिस्ट में है। मैं अगर बरतानिया ट्रैवल करना चाहूँ तो मैं तो नहीं कर सकता जी। आई कैन नॉट ट्रैवल टू ब्रिटेन बिकॉज पाकिस्तान रेड लिस्ट में है कोरोना की वजह से। आप कर सकते हैं जैल साहब ट्रैवल? नहीं, मेरे ख्याल में आप और मैं नहीं कर सकते। ये इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर लोगों के लिए रास्ते खुले हैं, जिनकी वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास कमर्शियल वीजाज हैं, जो उस मुल्क के अंदर आधे खानदान ने नेशनैलिटी ली हुई है, वो तो अपना क्वारंटीन भी दोहा में पूरा करके मेरे ख्याल में हिथ्रो लैंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए ये चॉइसेस या ऑप्शंस नहीं हैं। वी हैव टू ले, हमें अपनी औकात में इसी मुल्क में रहना पड़ेगा।
तो फिर साबित ये हुआ कि दो सिस्टम्स के बेनिफिशियरीज पूरी दुनिया में है, चाहे उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, चाहे उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से है। एलीट बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी नहीं कर सकता, जैन साहब ने कहा वो भी नहीं ट्रैवल कर सकते। तो अता तारड़ साहब से पूछेंगे ब्रेक से वापस आके कि मियां शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान्स नेम इज स्टिल इन द रेड लिस्ट ब्रिटेन की हद तक कोरोना की वजह से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। तारड़ साहब, दो निज़ाम की बात हो रही है और खान साहब तो कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और बाद में भी कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान तो है, बिल्कुल है बिल्कुल है। अच्छा, अब वही बात हो रही है, जैन साहब कह रहे हैं मैं भी नहीं ट्रैवल कर सकता, पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में, मैं भी नहीं कर सकता। तो मियां साहब कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? रूल ये है कि आपने आखिरी 10 दिन ट्रैवल से पहले ऐसे किसी मुल्क में क़याम ना किया हो जो रेड लिस्ट में है। आधे पाकिस्तानी इस वक्त थ्रू टर्की जा रहे हैं, इस्तांबुल में 10 दिन गुजार के जा रहे हैं, कोई उस पर वही रूल्स के अंदर है, इसमें कोई कदगन नहीं है। तो ये मियां साहब ने 10 दिन गुजारने, जी बिल्कुल गुजारने थे वहाँ पे दोहा में, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग देखिए डायरेक्ट फ्लाइट जा नहीं रही, PIA का वहाँ एंट्री बैन है। मियां साहब के बड़े मियां साहब के साथ नहीं होनी थी, वो नहीं होनी थी, वो दोहा में होनी थी। और देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त जो जा रहे हैं वो 10 दिन वहाँ गुजारे। शहरयार अफरीदी साहब ने बात की, देखिए जो हाई कोर्ट वाली बात की, जुल्फी बुखारी साहब का 1.5 घंटे में नाम निकला था। और देखिए हमने कभी स्टे ऑर्डर की बात नहीं की, BRT का पूछो, स्टे ऑर्डर। एक सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप इस पे जरूर आए, उनका जवाब दें। जी, आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने 10 दिन दोहा में गुजारने थे, क्वारंटाइन करने के बाद, क्वारंटाइन करना था, उसके बाद उन्होंने पॉसिबल ही नहीं है। एंड दिस इज पॉसिबल फॉर एनी पाकिस्तानी टू गो टू ब्रिटेन लाइक दैट। जी, हाफ ऑफ द पाकिस्तानीज हु आर ट्रैवलिंग टू द UK वो इस वक्त इस्तांबुल में या किसी और मुल्क के अंदर आखिरी अपने 10 दिन गुजारते हैं। लेकिन ये बात भी तो दुरुस्त है, इस्लामाबाद में मियां साहब की ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात वो चाइनीज के साथ भी, इसका मतलब वो बीजिंग जा रहे हैं, लेकिन वो जा तो नहीं रहे थे ना। बट देखिए डिप्लोमेट से उनकी मुलाकातें तय थी, तो वो इशू कोई नहीं था। उस मुलाकात में इनके जाने का इशू नहीं, आई थिंक वो नेशनल इंपॉर्टेंस। यू डोंट थिंक या हुआ नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कोई फेवर नहीं मिल रही? नहीं, कोई फेवर नहीं मिल रही थी। मैं नहीं समझता कि ऐसी फेवर्स डिप्लोमेट से मांगी जाती हैं ऐसी मुलाकातों के अंदर। अभी निकल के आए हैं, पहली मुलाकात है, तो चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकात हुई, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से हुई। मैं शहजाद अकबर साहब ये भी इतराज कर रहे हैं कि आखिरी दिन था छुट्टियों से पहले ईद की, और उस दिन रिलीफ मिलता और हमें अपील करने का मौका भी नहीं मिला। ये देखें, अगर कहते इतने ज्यादा हसीन इत्तफाकात हो रहे हैं, कोई जिरगा सिस्टम तो है नहीं जिस तरह एज मच एज शहरयार अफरीदी साहब वुड लाइक कि इस मुल्क में जिरगा सिस्टम हो जहाँ पे कोई कानून ज़ाब्ता ना हो। इनको पता होना चाहिए ना, कॉमन लॉ कंट्री है जहाँ पे प्रेसिडेंट्स के ऊपर PLD का एक होता है बाकायदा निज़ाम कि आप अदालती फैसलों की नज़ीरों पे यहाँ पे कवानीन बनते हैं। और आपकी फुटेज दिखा दूँ? जी दिखा। आप जो FIA के दफ्तर में का इल्ज़ाम लगा है, मगर देखें बात ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम राइज है और ये कोई भी एप्लीकेंट जाए, वो जब उसका केस अर्जेंट लगना है वो फिक्स होना ही होना है। अच्छा। और जब उसके पास प्रीवियस उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि उसका नाम ECL में कोर्ट ने निकाला है और आपने मैलिफाइडी करके उसको ब्लैकलिस्ट में डाला, तो ये तो कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनको पूछें कि जी आपने BRT में घपला किया, स्टे ऑर्डर। 22 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का पूछें कि जी आपने बाहर से चंदा मंगवा के पार्टी के नाम पे इस्तेमाल किया, मंगवाया आपने, चैरिटी थी, तो ये उसमें स्टे ऑर्डर लेते हैं, सीगा राज में रखा जाए, हमें ना पूछो। आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, बिजली स्कैंडल, हमारे बारे में आज हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नैब ने ये एडमिट किया है कोर्ट में कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का इल्जाम नहीं है, किकबैक का इल्जाम नहीं तो है। फिर क्या इल्जाम है? इल्जाम उन पे ये है कि ये बेनामी एसेट्स हैं जो उनकी फैमिली के हैं। उन्होंने कहा बेनामी भी केस लॉ के मुताबिक ये इंग्रेडिएंट्स है बेनामी के जो आपको प्रूव करने होंगे, बेनामी भी साबित नहीं हुई है। वो तो ट्रायल में देखिए ना, मैं 2 साल से बैरिस्टर साहब मैं हर जगह ये पूछ रहा हूं, मैं ट्रायल कोर्ट में भी जाता हूं, मैं हाई कोर्ट में भी जाता हूं, मुझे वो मंसूबा बता दें, वो ठेका बता दें, वो टेंडर बता दें जिसमें किकबैक कमीशन रिश्वत ली गई हो। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नए शहरयार अफरीदी से पूछते हैं वो कौन सा मंसूबा है नए पाकिस्तान के नाम पे शहबाज ने किकबैक या कमीशन लिया, उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं आपकी फुटेज दिखा दें, आपके ऊपर FIR की दरखास्त CCPO लाहौर को दिखाएं, हुल्लड़बाजी जो कर रहे थे अता तारड़ साहब वहां पे। अच्छा, ये तो आप बैठे हुए हैं, ग्लास भी पहना हुआ है, हम बैठे भी बड़े इत्मीनान के साथ हैं। हाँ। मेरे सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है और FIA के अफसर के साथ हमने बड़े, ये देखें आप, ये बिल्कुल बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े आराम के साथ उन्होंने हमें बिठाया, दरवाज़ा खोला, ताला लगा हुआ था, ये दरवाज़ा उन्होंने खोला
और ये उन्होंने बाकायदा ताला खोल के हमें बिठाया, फिर उन्होंने कहा कागज दें, एक एक कॉपी उन्होंने मेरे से ली, उसका व्हाट्सएप बनाया। तो ये आप जबरदस्ती दाखिल नहीं हुए? नहीं जी, दरवाजे को ठोडा मारा था नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, इल्जाम है आपके ऊपर। हम एंटर हुए, बड़ा पीसफुली, दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा। अंदर जिस कमरे में बिठाना था उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। ये ऑफिसर खुद आए, इन्होंने कहा जी हम आपको अंदर बिठाते हैं, आप आए, बैठे, तशरीफ रखें। हमने सुपीरियर्स को बताया अभी और भी कोई अफसर आके आपसे बात करता है। मेरे पास एंटर होने से लेके हमारी एग्जिट तक की फुटेज मौजूद है। और FIA इतना झूठा इदारा है, मैं तो हैरान हूं, तहकीकात कैसे करते हैं ये। इसी तरह जिस तरह शरियार अफरीदी साहब का ANF तहकीकात करता है कि जी इतने किलो हेरोइन निकल आई किसी की गाड़ी में से। ये ऐसे इदारों को चला रहे हैं ना, ऐसी झूठी दरखास्तों पे चला रहे हैं, ये मफरूजों पे चला रहे हैं। अफरीदी देंगे, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। जी शरियार अफरीदी साहब। जी तारड़ साहब बहुत प्यारे भाई हैं। मैं माजी में नहीं जाऊंगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कहाँ थे शहबाज शरीफ साहब ने जब इनको एम्प्लॉय किया, ये सलमान शहबाज के साथ इनका क्या ताल्लुक था, पीछे नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये बताऊंगा कि ANF में बारहा कह चुका हूँ, ANF में बारहा कह चुका हूँ कि ANF को एक सिटिंग मेजर जनरल हेड कर रहे हैं, और अगर 17वें दिन के बाद 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है तो वो कौन सी ऐसी क़यामत है जिससे राना सनाउल्लाह ट्रायल से भाग रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के स्टे के पीछे छुपे हुए। फिर इसी तरह जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पानामा ने कॉन्विक्ट डिक्लेयर किया, सिसिलियन माफिया कहा, क्या क्या कुछ नहीं कहा, आज उनके गारंटर वो भी बाहर जाना चाहते हैं और वो भी 2 महीने के लिए गए थे इलाज के लिए और कहा था कि प्लेटलेट्स भी ख़त्म हैं, किडनीज भी ख़त्म है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए और फिर वफाक या इमरान खान इसका जिम्मेदार होगा। तो खुदा के लिए इन चीज़ों पे ना जाएं, आए फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स ये हैं कि लीगल प्रोसीजर्स को सामने रख के बैरिस्टर साहब बैठे हैं, जो भी लीगल हिच है उसको क्लियर करना आपकी लीगल टीम का काम है। FIA इमरान खान तो वहाँ नहीं खड़ा था, या शेख रशीद या मैं कि जी आपने नहीं जाना। हाई कोर्ट के फैसले को मनोअन कबूल करके तमाम चीजों को सामने रखे, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें और जाएं। कमीशन आज तक साबित नहीं कर सके आप लोग। हाँ, अच्छा, रही बात इन्होंने किकबैक्स की, 2008 से 2018 तक 412% इनके एसेट्स इंक्रीज हुए, मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के। 9 इनकी डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज बनी। ऑन टॉप ऑफ दैट फलूदे वाला, रेडी वाला, चमचे वाला, फलाने वाला, बेनामी ये पैसे आए, उनके नाम पे घर खरीदे गए, गाड़ियां खरीदी गई। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये आम आदमी के लिए कानून, ये तो मैं कह रहा हूं आम पाकिस्तानियों को कि भाई ये जो वोट को इज्जत दो, इसका मतलब ये है कि अपनी जात को मुबर्रा करो और बाकी पूरी कौम को आगे लगाओ। देखें, एक पाकिस्तान का नारा, रियासत मदीना की जो बात है वो सिंपल ही है कि ना मेरा प्राइम मिनिस्टर, ना कैबिनेट, ना मैं कानून से बालतर नहीं है। इनको अगर वोट लेने का ज्यादा शौक है, और जरूर होगा, 3 दफा इख्तिदार में रहे हैं, इनके लिए सिंपल मैसेज ये है कि लीगल टीम को वेल इक्विप्ड करें, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। अगर FIA ने ज्यादती की, किसी ने ज्यादती की, टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और सबसे बढ़कर ये कि जब आपको तमाम चीजों से क्लियरेंस मिल जाए चले जाए, लेकिन अभी ट्रायल होना बाकी है नैब में, एंड इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि इस मुल्क के साथ आप लोगों ने क्या किया है। ओके, अजमल वजीर साहब जो KPK में जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, KPK गवर्नमेंट से, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक, इश्तिहारों में कोई किकबैक कमीशन खाने का इल्ज़ाम लगा था, इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया गया है। तो ये किस लेवल पे इंक्वायरी हुई और इनोसेंट डिक्लेयर किया गया? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैंने कहा अगर है तो शेयर कर ले हमारे व्यूअर्स के साथ। बैरिस्टर साहब, एक तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ का स्लोगन इंसाफ का है, और ये मैं कहूँ अगर तहरीक इंसाफ भी वो हरबे करे जो बाकी पार्टियां करती है तो देन देयर इज नो डिफरेंस। सिंपल ये है कि अगर मैंने इंक्वायरी की हो, तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर ने की हो, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी की स्टेक होल्डर ऑफ तहरीक इंसाफ ने की हो, तो देन यू आर जस्टिफाइबल। इदारे, इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स के हवाले से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशल रिफॉर्म्स, नैब के हवाले से हम इनको कह रहे हैं आए पार्लियामान का रुख करें, और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, आए रिफॉर्म्स करें, इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब भी EVM की बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, नैब की बात है, इनको NRO याद रहता है, अपनी चोरियां छुपानी याद आती है, बाकी इंस्टीट्यूशन और मुल्क से कोई कंसर्न नहीं है इनका।
अच्छा चलें, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बहरहाल जी सलीम बुखारी साहब आप पूछें क्या कहिएगा? नहीं सवाल यही था, मैं कह रहा था कि वो इंक्वायरी किस लेवल पे हुई है? पार्टी लेवल पे हुई है, एफआईए ने की है, नैब ने की है, जिसमें अजमल वजीर साहब को बेगुनाह डिक्लेयर किया है? वो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो प्लीज एजुकेट मी इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन। बैरिस्टर साहब, आई एम टोटली क्लूलेस अबाउट दैट, लेकिन ये देखें कि जब उनका नाम आया उनको कहा कि जी आप साइड पे हो जाएं, एंड ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ वेदर ही इज इनोसेंट और नॉट। और जिसकी भी इंक्वायरी की है, ताज़ा खबर है अजमल वजीर साहब को बरीउस जमा करार दे दिया है इंक्वायरी में, तो ये जरा मुझे चेक करके बताएं कि ये पार्टी लेवल पे इंक्वायरी थी या किसी इदारे ने की? एक और चीज मैंने तारिक साहब ने एक मिनट बैरिस्टर साहब, एक और चीज, ये जो PNIL की एब्रीवेशन है, इट स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, ये पर्सन्स नॉट इन लिस्ट नहीं है, सो लेट इट प्लीज करेक्ट इट, नंबर 1। और दूसरा मैं पता करता हूं जी सलीम बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ तज़किरा हुआ ये कि जनाब वो यहाँ से मुल्क से गए थे इलाज करवाने के लिए, उनके ज़ामन भी शहबाज शरीफ साहब थे, वो वापस नहीं आए। ये तो बहुत हमने ज़ोर और शोर से ये बात हमने सुनी है, लेकिन ये आधा सच है। जनरल मुशर्रफ साहब भी तो इसी बहाने से बाहर बैठे हुए हैं ना। उनका कोई केस बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, बल्कि उनका केस तो बहुत हीनियस है, दैट इज़ हाई ट्रीजन केस। तो मेरा ख्याल से अगर हम पूरा सच बोलने की आदत डाल लें तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो जिसने भी चाहा है इस निज़ाम से, इस अदालती सिस्टम से फ़ायदा उठाया है और उठा रहे हैं मुसलसल। एक तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि 2 कवानीन की बात भी बहुत ज़रा ज़ोर शोर से की हमारे भाई शहरियार अफरीदी साहब ने भी की। तो मैं तो इमरान खान साहब के उस स्लोगन का बहुत हामी था, और मैंने कहा था शायद इस मुल्क में इनकलाब आने वाला है, बाकायदा लाइव प्रोग्राम में कहा था। जब उन्होंने कहा था कि साहब मुझसे शुरू होगा, बनी गला से शुरू होगा, फिर मेरे मिनिस्टर्स का होगा, और फिर सबका अक्रॉस द बोर्ड होगा। ये वादा उनका जो है वो अभी ज़ेरे तकमील तो तब हो ना जब इस सिलसिले में कोई कदम उठाया जा रहा हो। बहुत सारे एक लंबी तादाद है जो नैब के ऊपर जिनके केसेस भी हैं, जिनके रेफरेंसेस दायर हुए हैं, प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वज़रा भी हैं, काफ़ी सारे लोग मशीर भी हैं। तो अगर एक वन आइड जैक की तरह से आप देखेंगे इसको, तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। ये आपके पास भी नारे लगा के इंसाफ का बोलबाला इंफॉर्मेशन होती है, आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचती है आप तक भी। ये अजमल वजीर साहब की इंक्वायरी किस लेवल पे हुई है, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास बुखारी साहब, जिसमें उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर किए? अभी ताज़ा खबर आई है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैंने खबर ही आपसे सुनी है कि उनको एक्सोनरेट कर दिया गया है। किस लेवल पर किया है, क्योंकि वहाँ एहतसाब का अदारा तो वैसे ही बंद है, क्योंकि उनका जो हेड था वो उसको फारग कर दिया गया था। उसके बाद से मुझे नहीं पता कि वो अब वहाँ पर यानी ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जिस भी लेवल पर इंक्वायरी हुई होगी, यकीनी तौर पर इसको जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, उसी तरह से केस बनना चाहिए था, उसी तरह से उनको पकड़ा भी जाना चाहिए था। वो प्रोसेस जो है वो चूँकि यकतरफा नज़र आता है, इसलिए जितने भी लोग हैं वो आराम से अपने अपने घर में बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वो केस बाबर अवान साहब का है, चाहे जिसका भी है, बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, चाहे परवेज खटक साहब हैं, चाहे वो असद कैसर साहब हैं, चाहे वो इस वक्त के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कोई इनको नहीं पूछने वाला। मुझे समझ में नहीं आती कि नैब कहाँ सो रही है, FIA कहाँ सो रही है, और अदालतों में इनके केस क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। तो ये जो बैलेंस उसी वक्त होगा जब इमरान खान साहब के वादे के मुताबिक दोनों तरफ ये जिसको कहते हैं कि एक हाथ से बिल्कुल एक साथ सबके साथ सलूक किया जाएगा, तब इस नारे में जान आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है मुल्क को, चाहे वो कोरोना की वबा के बायस है, चाहे वो हमारी इकॉनमी के बुरे हाल की वजह से है, चाहे लॉकडाउन लग रहा है जिसमें इकॉनमी और ज़्यादा जाएगी, ट्रेडर भी चीख रहे हैं, अवाम भी चीख रही हैं, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन गरीब आदमी का हाल बुरा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी अगर आप समझे कि मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, तो बड़ी ज्यादती होगी ये, क्योंकि ये चीखें तो अब नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के साथ। वेलकम बैक टू सवाल। जैल साहब, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है जी, अजमल वजीर साहब की जो इंक्वायरी जिसमें उन्हें एग्जोनरेट किया गया है, वो एक इंक्वायरी कमीशन आला सतह का बनाया गया था, जिसकी सरबराही साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कर रहे थे, एक साहबजादा मोहम्मद सईद साहब,
और साबिक एडिशनल आईजी पुलिस तारिक जावेद साहब और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद बशीर साहब इंक्वायरी कमीशन के अरकान थे। और वो ऑडियो टेप थी उनकी एलिजिडली अजमल वजीर साहब की। वो कहते हैं जी उसको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया और वो आया कि जी उनकी आवाज़ नहीं है। तो ये एक आला सतह कमीशन के ज़रिए से उन्हें बेगुनाह डिक्लेयर किया गया। यू थिंक इट इज़ फाइन, दिस इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड, या केस FIA नैब को जाना चाहिए था? जैन साहब। बैरिस्टर साहब, जिन 2 अदारों में आप भिजवाना चाहते हैं वहाँ कौन से फरिश्ते बैठे हैं? अनफॉर्चुनेट ये है कि इस मुल्क में अदारों को जिनसे आज सबको तकलीफ हो रही है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को बहुत सख्त शिकवा है। तारिक साहब अभी 3 दफ़ा कह चुके हैं कि ये FIA क्या इदारा है। यार इन्हीं के बनाए हुए अदारे हैं। मैं तो रोज़े अव्वल से ये बात कहता आ रहा हूँ कि काश इसमें मिलिट्री रूलर्स हों या पॉलिटिकल रूलर्स हों। काश इन लोगों ने इस मुल्क में अदारे बनाए होते ताकि अदारों की कोई तौकीर होती, अदारों की कोई ऑटोनमी होती, अदारों की कोई वक़्त होती उनकी जजमेंट के एतबार से। मॉडल टाउन की भी बड़े बने थे कमीशन और उन्होंने बड़ी इंक्वायरियाँ की थी। क्या आज तक उन 14 लाशों के और 96 बुलेट वूंड से जख्मी औरतों और बच्चों के मुल्ज़िमान का तयन हो सका है कि किसके हुक्म पर 14 लाशें गिरा दी गई थी? आज तक फैसला आया है इस मुल्क में? मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि इस मुल्क में काश ये सब लोग, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं चाहता हूं कि काश प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शरीफ, हुसैन हक्कानी, काश ये लोग आसिफ अली जरदारी के मुरीद हो जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा इल्जाम आसिफ अली जरदारी पे हैं 10% से 100% तक के। यार वो ना मुल्क छोड़ के भागता है, उसका इलाज इस मुल्क के अस्पतालों में हो जाता है, अदालत में जाता है तो कोई फूलों की पत्तियां नहीं डालता, अदालतों पर कोई हमला आवर नहीं होता, व्हील चेयर पे आए या स्टिक पकड़ के आए अपनी तारीख भुगतता है और वापस चला जाता है और मुल्क में बैठ के सब कुछ फेस कर रहा है। लेकिन ये सारे लोग मुल्क से भाग कर क्यों चले गए हैं? इन अयान अली जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? सारे मर्द बने, वापस आ जाएं, अदालतों को फेस करें, सुरखरू हो जाएं, अदालतें भी और ये लोग भी, और कम अज कम वकार के साथ इस मुल्क में सियासत कर सकें। भागता चोर है, आज तक हमने तो यही देखा है। मेरे पास अब बिल्कुल ही 2.5-3 मिनट रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि अफरीदी साहब और तार साहब के पास ये पूछ लूं। अफरीदी साहब, ये आला सतह कमीशन जिसने इंक्वायरी की और फिर अपनी रिपोर्ट दी है, ये काफ़ी है अजमल वजीर साहब के हवाले से? क्योंकि आप लोग मेरिटोक्रेसी की, अकाउंटेबिलिटी की, एहतसाब की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, या फिर आपको बाकायदा जो करप्शन के हवाले से इदारे बने हुए हैं एहतसाब करने के लिए, जैसे नैब है, FIA है या फिर पुलिस है, वहाँ पर ये केस भेजना चाहिए था? देखें, एक चीज़, अदालतें आज़ाद हैं, चीफ मिनिस्टर ऑन दी डायरेक्टिव्स, जो पार्टी पॉलिसी है, जो भी अजमल वज़ीर साहब के साथ हुआ, अगर अभी भी किसी को लगता है, बिल्कुल हर लेवल पर इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। आज वो जो ये बुखारी साहब की बहुत इज़्ज़त है दिल में और हमेशा रहेगी, ये जो आज इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, ये किसकी गलती है? 2/3 मेजॉरिटी, यानी पार्लियामान में इमरान खान के साथ तो मेजॉरिटी है नहीं, तो ये पार्लियामान का रुख करके क्यों नहीं आते? नैब हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो, ये जो प्रोसीजर्स जो कि इट टेक एजेस, इसको कौन एड्रेस करेगा? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज अदालतों के हवाले से जो बात आ रही है, तो असगर खान केस हमारे सामने है, उससे पीछे जाए हमूदुर रहमान केस है, तो आए फॉर वंस एंड फॉर ऑल। इट्स ऑल अबाउट पार्लियामेंटेरियंस, इट्स ऑल अबाउट द पार्लियामेंट, इट्स अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, सो वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम आवरसेल्फ। और मेरे प्राइम मिनिस्टर 62-63 में उन्होंने लीड किया, बनी गाला का 1-1 रुपए का मनी ट्रेल दिया। ये लोग आज किधर हैं? की बात करें, वो चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते हैं, ये इधर टीवी बैठ के पार्लियामेंट की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर आप चोर और डाकू नहीं अपने आप को क्लियर करें। पाकिस्तानियों को कंफ्यूज करके रख दिया पिछले 2.5 साल में, समझ नहीं आती ये रास्ते मदीना है, पाकिस्तानियों को कंफ्यूज ना करें, फॉलो करना है, ऐवान का रुख करें और मसलों का हल ढूंढें। ये मोनार्की है, यहाँ पे नैब का राज है, यहाँ पे FIA का राज है। महंगाई ऐसी है कि पाकिस्तानी आज भी 1.5 घंटा कतारों में लग के चीनी खरीद रहे हैं।
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाहते क्या हैं। अभी भी जो बात की पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट पे इसी के खिलाफ तो हम निकले आए, साथ दें। आपको तो प्राइम मिनिस्टर क्या मजबूत करने चाहिए। शुगर माफिया, वीट माफिया, ये चोर डकैत डाकू जिन्होंने मुल्क को लूटा है, आओ एक हो जाए इनके खिलाफ। कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर सकते आप उनके स्पोक्सपर्सन बने हुए। कौन उठ के गया था? पाकिस्तानी शहरी मर रहे थे और आप उठ के चले गए। मुल्क से कौन भाग गया है? मुल्क को लूटने वाले क्यों मुल्क से भागे हैं? उससे क्या बात करें? जो आपकी मीटिंग में नहीं बैठा उसकी तो फिक्र है। जो मुल्क को लूटने वाले मुल्क से बाहर चले गए हैं, खुदा का वास्ता है तारड़ साहब, आप बड़े कल्चर्ड आदमी हैं, आपको ये नहीं जचता। आप उन्हें कहें आप में मॉरल करेज होनी चाहिए। अपने लीडर को कहें गो टू द कोर्ट एंड फेस द कोर्ट, अपने आप को क्लियर करें और फिर आपकी बारी में नहीं बोला फरीदी साहब, प्लीज 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 आप अपनी बारी में बोल दिया ना आपने, मैंने नहीं आपको इंटरप्ट किया। आप अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। ओके देखिए बात ये है, ये नया पाकिस्तान का खोखला नारा लगाया गया, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया गया और आज मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है। हमारे पल्ले है कुछ नहीं और पिछलों को सारा ब्लेम है, इसलिए लोग बाई इलेक्शन में पिछलों को वोट देके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए तमाम मेहमानों का। आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।